जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AE ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, ये आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा, जहां पर जानने को मिलेगा कि असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AE की पोस्ट पर 1024 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 28 मई 2025 तक भर पाएंगे। इसमें कौन से डिसिप्लिन में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। फिर कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जनरल OBC अदर स्टेट को 750 रुपये फीस, SC ST PH को 200, फीमेल कैंडिडेट जो कि बिहार डोमिसाइल है इनको भी 200 रुपये फीस पे करनी होगी। एज लिमिट देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में कैटेगरी वाइज एंड आपके डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की जानकारी, एज लिमिट की जानकारी, इसके बाद में आपको कितना वेतन मिलेगा जो कि बेसिकली लेवल 9 का मिलने वाला है, जहां पर आपको 5400 रुपये ग्रेड पे भी मिलता है। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको यहां पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर दी गई है। आपके एग्जाम पैटर्न की जानकारी, सिलेबस की जानकारी पूरी आपको बहुत ही अच्छे से इसमें हिंदी लैंग्वेज में दी गई है। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन भी रीड कर लेना है। इसके बाद गाइस, अगर आप इसमें फुल्ली एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको अप्लाई करना है। यहां पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले इसमें आप रजिस्टर होंगे, यानी कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके ये फ़ायदा होगा कि आप फ्यूचर में जो भी BPSC की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरेंगे उसमें आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पहले से इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली आपका रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम यहाँ पर डालेंगे। उस वक्त आपने जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, क्योंकि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये सभी आपको चेक करते हुए यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर आपकी ईमेल ID डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में डालेंगे और वेरीफाई OTP कर देंगे। सेम वे में आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। गेट OTP करेंगे, OTP आएगा वो यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका OTP है ईमेल वाला, अगर आपको वो इनबॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिले तो आपकी ईमेल के अंदर जो स्पैम फोल्डर है वो आपको चेक करना है। उसमें आपको आपकी ईमेल मिल जाएगी जहाँ पर OTP दिया गया है। और जो आपने नंबर यहाँ पर डाला है इसमें OTP वेरिफिकेशन के लिए, ये नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में भी लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल करके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद गाइज, आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी से। तो जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हो यहाँ पर डाल दीजिए और उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। ये करने के बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि कैंडिडेट नेम। तो जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे। फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना होगा। इस नाम को भी दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे और सभी की सभी जानकारी इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको माताजी का नाम देना है। माताजी का जो नाम है आपकी वो भी आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरनी होगी। पहले आप यहाँ से जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी और इसको वेरीफाई करना होगा। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे जेंडर, आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। ID टाइप में आपको कोई एक ID सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी आप देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो फिर आधार का नंबर डालिए
उस आधार नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th मैट्रिक, कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं कंप्लीट की है, वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर व्हाट इज दिस शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, यानी कि आपका 10th का बोर्ड का नाम क्या है, IG, CSC, ICSE, CBSE, BSEB, IB स्टेट बोर्ड। अगर आपका कोई अन्य स्टेट बोर्ड है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है व्हाट इज योर सीट रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक, यानी कि 10वीं का जो रोल नंबर है वो क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। स्टेट बोर्ड वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने यूपी बोर्ड से, MP बोर्ड से या फिर किसी स्टेट के अन्य बोर्ड से अपनी 10वीं कंप्लीट की है। अगर आप बिहार बोर्ड से किए हो तो आप यहाँ पर BSc भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th, किस साल के अंदर आपने 12वीं कंप्लीट की थी वो सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, गाइज यहाँ पर ब्लड ग्रुप आप सभी से पूछे और ये ऑप्शन का आंसर करना भी अनिवार्य है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता तो ऐसे में क्या आप क्या करेंगे, या तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, या फिर अगर आप अभी नहीं देना चाहते, आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट अवेलेबल ये लिख दीजिएगा। पर अगर आपको यहाँ पर पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा है आपके सामने वो डालेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू डिजिलॉकर, तो आप यहाँ पर क्या डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस करिए। यस करने के बाद में आपको डिजिलॉकर के ऊपर साइन किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर साइन इन करेंगे, तो किस माध्यम से साइन इन होना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। रजिस्टर मोबाइल नंबर और पिन, या फिर यूजर नेम, या उसके अलावा पिन, या फिर अदर का ऑप्शन भी है जिसमें कि आप यहाँ पर कोई एक ID सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका नंबर और फिर आपका पिन, और फिर यहाँ पर टिक करके साइन इन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आपने इस डिजिलॉकर की जो वेबसाइट है इसके ऊपर अकाउंट बना करके नहीं रखा, आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करके इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जनरेट OTP करना है, OTP वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में फुल नेम डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना यूजर नेम बनाएंगे अपनी मर्जी से, फिर एक पिन बनाएंगे और उस पिन को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन आई कंसेंट टू टर्म्स टू यूज, इसके ऊपर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइज आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा और फिर वो जैसे ही बन जाए आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इसमें साइन इन हो जाइएगा। इसके बाद गाइज जो नंबर आपका डिजिलॉकर अकाउंट पर आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिए और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड विद KYC, आपको आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका यहाँ पर KYC हो जाए तो आप यहाँ पर रिटर्न टू BPSC ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली मेन डैशबोर्ड पर नहीं पहुँच पाते तो आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन वाले सेक्शन का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाना है, यानी कि आपको आपका रजिस्टर ईमेल या नंबर इस्तेमाल करना है, आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगेन आपको बोला जा रहा है कि क्या आप डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, क्योंकि गाइज हम जो डिजिलॉकर का प्रोसेस है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पर होम का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपका जो हिंदी नेम है वो आपको यहाँ पर 1.2 में डाल देना है, यानी कि आपको आपका नाम हिंदी के अंदर लिखना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। अगर ये इसमें सही से नहीं आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि सजेशन सही से नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर खुद से आपका नाम कहीं और पर लिख करके उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड, अदर या फिर अनमैरिड, जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे इसमें बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, उस निशान के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा।
ये लिखने के बाद में पूछे कि हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर बदला है तो यस करने के बाद में जो आपने नाम बदला है यानी कि बदलने के बाद जो आपका नाम हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं बदला है तो आप नो कर दीजिए। फिर आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इसमें यस कर देंगे कि हाँ मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी है? अगर आप बिहार के मूल निवासी है तो आप यस करेंगे। और उसके बाद में आपसे पूछा है दोबारा से, इसको टिक करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर है रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना है और किस डेट में सर्टिफिकेट बना है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर ये डेट लिखी होती है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी डिटेल, क्या आप किसी आरक्षित कोटि से है? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में फिर बताएंगे कि आपकी इनमें से कौन सी आरक्षित कैटेगरी है, SC ST EBC BC जो भी है वो ये आपको सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए जानकारी आपको भर करके दिखा रहा हूँ, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना होगा। फिर आपकी जो कास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके कास्ट सर्टिफिकेट की और किस डेट में जारी हुआ है उसकी सर्टिफिकेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। कोई इशू आए उसमें तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। फिर है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, किसके द्वारा इशू हुआ है, बिहार या अदर, तो यहाँ पर मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है कि विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता के सेनानी नाती नातिन पोता पोती है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है क्या आपको दिव्यांगता के कारण लेखक स्क्राइब की आवश्यकता है? क्या आप दिव्यांग है? पहले तो दिव्यांग वाला आंसर करिए कि हाँ मैं दिव्यांग हूँ या फिर नहीं, और उसके बाद में आप यहाँ पर अगले वाला जो सवाल है इसका भी आंसर कर देंगे। फिर क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, नौसेना, वायुसेना या फिर सेनावृत्ति से? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक NCC कैडेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर इस जानकारी को सेव कर देंगे। ये जानकारी सेव करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस पहले भरना है। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसका पार्ट आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर लिख देंगे। अपनी स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी बेसिकली आपकी स्टेट है, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी और आपका पिन कोड भी आपको डाल देना है। फिर क्या आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है? कोरस्पोंडेंस एड्रेस होता है प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर एक है दोनों तो आप सेम एज अब इसको टिक कर दे, और अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दे और फिर सेव कर दे। अब यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में आपके सामने कुछ और सवाल आएंगे, इनका आंसर आपको करना है। तो जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है? अगर कोई केस पेंडिंग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या बार काउंसिलिंग या मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन या किसी अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की कोई अन्य कार्यवाही शुरू की गई है आपके विरुद्ध? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके खिलाफ कोर्ट केस दायर किया गया था? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर क्या आपको BPSC UPSC या फिर अन्य PCS किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वर्जित या काली सूची में डाला गया, यानी कि क्या आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपको पुरस्कार पदक छात्रवृत्ति आदि का विवरण देना है। टीम खेल, स्पोर्ट्स, NCC, हिच हाइकिंग, पर्वतारोहण आदि अगर आपने किया है कुछ इसमें से तो आप यहाँ पर उसके बारे में 100 कैरेक्टर की लिमिट रखते हुए उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। कोई स्कूल कॉलेज में आपकी जो पोजीशन आई थी वो आप बता सकते हैं। कोई अन्य आपने एक्टिविटी की हो उसके बारे में आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव कर दीजिएगा, कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप स्टेप 4 पर क्लिक करेंगे जो कि है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी जानकारी भरनी है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सबसे पहले आपको इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आप 10th सेलेक्ट कर ले, उसके बाद में आपको यहाँ पर भी 10th सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट ब्रांच है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तो आप इसको रहने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर बताइए कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी जो 10वीं है वो की है, उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर लिया है या अभी आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन,
क्वालिफिकेशन यानी कि कब आपने आपकी 10वीं कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप इस तरह से आपका जो डिटेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि पासिंग डेट आपको बतानी होगी। तो जिस डेट में की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आपने किया है तो आप यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपने नहीं किया है अतिरिक्त प्रयास तो आप यहाँ पर आपको बोला प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, तो बेसिकली यहाँ पर आपको 0 लिख देना है कि मैंने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है, ग्रेड के अंदर है, तो आप यहाँ पर इसमें बोला है फॉर CGPA ग्रेड एंड रेस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, तो उनको बेसिकली उनको नंबर के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर वो भरना होगा। तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो कितने एकेडमिक मंथ है, बेसिकली 10वीं को 12 मंथ में काउंट किया जाता है, तो आप इसको 12 सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में क्लास ग्रेड, किसके क्या आपकी क्लास थी, फर्स्ट डिवीज़न पास, सेकंड डिवीज़न या फिर थर्ड, तो मैं यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपकी डिवीज़न है वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। मोड क्या था, डिस्टेंस, कोरेस्पोंडेंस, ट्रेडिशनल या रेगुलर, तो यहाँ पर मेरी रेगुलर थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको सीट रोल नंबर, 10वीं का जो रोल नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, आपको बोला ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड होकर के इस तरह से आ चुकी है जैसे कि आपके सामने है। अब आप अगेन आएंगे और 12वीं इसमें सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपने 12वीं की है। फिर आपको यहाँ पर इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। आपका सब्जेक्ट ब्रांच क्या था, कॉमर्स, MCVC, साइंस या आर्ट्स, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है वो बताएंगे, किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है, अगर पास है तो पास, अपीयर्ड है तो अपीयर्ड। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया तो आप उसके बारे में लिखिए, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कितने मंथ का ये था, तो इसमें इसको 24 मंथ में काउंट किया जाता है, तो आप यहाँ पर 24 मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी डिवीज़न क्या थी वो बताइए। मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है, रेगुलर अगर आपने रेगुलर की है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको बताने हैं, बेसिकली इसमें यही ऑप्शन है। तो अगेन जिस भी स्ट्रीम में आपने आपकी 12वीं की है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो अगर ऑप्शनल है कुछ तो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो 12वीं है उसका रोल नंबर एंटर करना है, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी अन्य क्वालिफिकेशन देनी है, तो कोई एसोसिएट है, एसोसिएट मेंबर, बिलो एसएससी है, सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, या फिर अगर आपने जो ग्रेजुएशन है वो की है, तो अगर आपने डायरेक्टली ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, PG डिप्लोमा, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर बताना है कि आपने इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन की है। काफ़ी सारे विकल्प आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ब्रांच के ऊपर आना है और आपको बताना है कि आपकी सब्जेक्ट, आपकी ब्रांच या फिर आपका डिसिप्लिन कौन सा है जिसमें आपने ये जो क्वालिफिकेशन अपनी ग्रेजुएशन की सिलेक्ट की है वो पास की है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट, तो जो भी स्टेट से पास किया वो स्टेट आपको बतानी होगी। बोर्ड, यूनिवर्सिटी आपको बताना होगा, इनमें से जो भी आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें आपका नहीं है तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं आपको अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें गाइज अदर का ऑप्शन नहीं है और इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इसमें इन्होंने अदर का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लिस्टेड है। तो इसमें आप जैसे कि अदर का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, तो इसमें बोर्ड यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे कि आपने जिस भी स्टेट से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है और उसका जो नाम है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से स्टेट सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाई है। और अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन स्टेटस, पास कर चुके या फिर अभी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इस जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ।
ये करने के बाद में आप यहाँ से जो आपका मंथ है जिसमें आपने पास की थी वो करेंगे और फिर डेट। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। कितने नंबर आपको आए थे ये मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। अपनी परसेंटेज या फिर CGPA यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में ये आपकी कितने मंथ की थी, तो अगर 4 ईयर की थी तो 4 ईयर में कितने मंथ होते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी क्लास ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका मोड की किस मोड में आपने किया है, कंपल्सरी सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके बाद नेम ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो इसमें से रजिस्टरिंग अथॉरिटी आपकी कौन सी है। अगर इसमें है तो आप कोई आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर रजिस्टरिंग अथॉरिटी एप्लीकेबल हो रही है तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर है काउंसिल रजिस्टर नंबर, तो आप रजिस्टर नंबर दे दीजिए अगर आपके पास है, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। डेट ऑफ रिन्यूअल, सीट रोल नंबर, तो आपका जो भी फाइनल ईयर का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जब एक्सपीरियंस के सेक्शन में आएंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है या फिर पास्ट है वो आप बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे जहाँ पर आपने काम किया है, और उसके बाद में क्या कार्यालय संस्थान बिहार क्षेत्र की परिधि में अवस्थित है वो आप बताएंगे यस नो में कि हाँ या फिर ना। किस पोस्ट पर आपने काम किया वो इस पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ जॉब बता देंगे यहाँ पर सेलेक्ट करके कि किस तरह का आप काम करते थे। फिर वेदर द पोस्ट इज गैजेटेड वो आपको बताना है यस नो में। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट बताना है, कितनी सैलरी मिलती थी वो बताना है। ग्रेड पे बताना होगा, बेसिक पे बताना होगा, मंथली ग्रोस सैलरी, मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ये बताना होगा कि कौन सा था। फ्रॉम डेट कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो आप सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर इसमें ईयर मंथ और डे भर देंगे। सेव करके जानकारी सेव हो जाएगी। पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली इसमें नो कर दीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। इसके बाद आता है स्टेप 6 अब फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉग। तो आप यहाँ पर आएंगे इसमें इस वाले स्टेप में और अपना जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। आपको इसमें फोटो अपलोड नहीं करना, बस आपका लाइव फोटो ही कैप्चर करना है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपका सही सा एक फोटो कैप्चर कर लेना है और सेट इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में यहाँ पर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इंग्लिश वाला सिग्नेचर और हिंदी वाला सिग्नेचर। आपका जो एक सिग्नेचर का साइज है वो 20 KB से कम रहना चाहिए, और उसकी जो वाइड है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो 150 पिक्सल से लेकर के 220 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, और जो उसकी लंबाई है वो 250 पिक्सल से लेकर के 320 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। सेम आपकी हिंदी वाले सिग्नेचर के लिए भी रखी है। इंग्लिश वाला सिग्नेचर आपका कुछ भी हो सकता है जो आप करते हैं, और हिंदी वाला सिग्नेचर बेसिकली आपका नाम ही रहता है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपको बनाना नहीं आता कैसे बनाएंगे वो आप जान लीजिए। गूगल के अंदर आइए और आपको सर्च करना है इमेज रिसाइजर। तो आपको यहाँ पर इमेज रिसाइजर सर्च करने के बाद में काफ़ी वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, फिर आप सिलेक्ट इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद में जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर सेलेक्ट करके उसी से आगे का जो प्रोसेस है बनाने का वो दिखाने वाला हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, इस तरह से आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। फिर आप लोग एस्पेक्ट रेशियो इसको अनटिक करेंगे। इसमें जो वाइड है वो कितनी बोली गई है आपको, वो बोली है आपकी 150 से 220। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें इसको 220 कर लेता हूँ। और जो हाइट है, हाइट बोली गई है 250 से 320। तो चलिए मैं इसमें यहाँ पर इसको 320 कर लेता हूँ। ये 320 हमने कर ली। पी के कलर में आपको यहाँ पर वाइट कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर टारगेट फाइल साइज 20 KB से कम रखना चाहते तो अब मैं यहाँ पर इसको 17 KB कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें सेव इमेज एज, तो चलिए मैं इसको JPG सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं रिसाइज इमेज इसको कर देता हूँ। अब ये करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपका इमेज बन करके तैयार होगा। आप डाउनलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर अभी फाइल आपने डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद आप सेम वे में आपका हिंदी का सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे सिग्नेचर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर अगर आप सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं देख पा रहे हैं और आपके सामने यहाँ पर जो स्टेप 4 है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का वो रेड आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में जो आपने आपकी क्वालिफिकेशन भरी है, क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करने के बाद में आपको उसको सेव करना होगा। जैसे कि मैं
आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आप उसको मिस कर गए थे तो मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर आप जो डिग्री की क्वालिफिकेशन है वो भर रखी है। मैं इसको ऐड के ऊपर आता हूँ, यानी कि एडिट के ऊपर आता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएंगे। आपने सभी जानकारी भर ली। अब आप इसको पहले यहाँ पर सेव करिए। सेव करने के बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सेव द क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, और इसको आप कंफर्म कर दीजिए। जब आप इसको कंफर्म कर देंगे तो ही ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो पाएगी। और फिर आपके सामने ये जो स्टेप 4 पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में रेड का ऑप्शन आ रहा है वो हट जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर आपके फोटो सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक वाले ऑप्शन पर आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद में आप इसको टिक करेंगे। मैं यहाँ पर प्लीज़ अपलोड एंड सेव, तो चलिए मैं इनको फोटो साइन को सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर टिक करता हूँ। अब देख लीजिए सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने से पहले आपने जो भी जानकारी भरी है उनको अच्छे से चेक कर ले, देख ले कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर दी जो कि मुझे भरनी थी, तभी आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल लॉक कर देंगे, इसके बाद में आप न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो करंटली वैकेंसी एक्टिव है वो देखने को मिलेगी। आप नीचे की तरफ आएंगे और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 29/2025 और 30/2025 है, इसके ऊपर आप देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, यानी कि जो आपकी एई की पोस्ट निकाली है अलग अलग डिसिप्लिन में, वो आप देख सकते हैं। और इसकी जो आपकी पब्लिश्ड डेट है वो भी आप देख सकते हैं, 30 अप्रैल 2025 दी गई है। तो आपको जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना है उसके सामने जो व्यू है उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी इस एडवर्टाइजमेंट की। आप यहाँ पर चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने OTR के अंदर जानकारी भरी है वो आपके सामने है। गाइज आप यहाँ पर जो आपने OTR के अंदर इंफॉर्मेशन भरी है वो तो चेक करेंगे ही, साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि आपकी एई की निकाली है और जिस डिपार्टमेंट के अंदर निकाली है वो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जो उसमें एलिजिबिलिटी की जानकारी भरी है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप इसमें प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर वो सभी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करते जो कि आपसे मांगी है अप्लाई करने के लिए, और आप आगे बढ़ जाते हैं अपनी प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं, तो फिर गाइज आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल की जो डिटेल्स है उसको भी एडिट नहीं कर सकते। और ना ही आप यहाँ पर अगर आपके सामने ये आ रहा है कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब है कि आप ना तो अपनी प्रोफाइल डिटेल को एडिट कर सकते और ना ही आप किसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से जब अपनी प्रोफाइल की जानकारी भरनी है वो भरनी है। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। आपको यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही, ताकि आप यहाँ पर खुद से एक बार इसको चेक कर ले। ये आपका नोटिफिकेशन है। चलिए मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद में जब आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर जो इसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आपको एक बार दिखाता हूँ ताकि आप खुद से जानकारी को चेक कर ले। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन के अंदर आपको 3 क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। ये तीनों क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं, फिर आपको अथवा करके बोला है, तो अथवा करके बोला है तो इसका मतलब है या तो ये या फिर ये। इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा और आ में उत्तीर्ण हुआ हो। तो बेसिकली ये आपके पास अगर क्वालिफिकेशन होगी तो ही आप कंप्लीट एलिजिबल हो पाएंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और क्योंकि गाइज यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर ऐसे आ रहा है। जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे, सही जानकारी भरेंगे जो कि आपसे मांगी है, तो वो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन देखेंगे। जिस भी पोस्ट के सामने उनके अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही वो अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, क्योंकि आप जो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही भर चुके हैं। और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे और जैसे ही आप ये फॉर्म भर दे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग बीपीएससी एई ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।